बारे में, पनामा कैनल के बारे में, और ये इतनी ज़्यादा उभर के सामने क्यों आया ये टॉपिक। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं अमेरिका के। ग्रीनलैंड के बारे में और पनामा कैनल के बारे में, पनामा नहर के बारे में क्या सोचते हैं। ग्रीनलैंड को परचेज कर लें डेनमार्क से। तो पनामा कैनल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनल है। उनमें से 5% जो व्यापार है वो इसी नहर के अंदर से निकलता है। अमेरिका चाहता है इस पर कंप्लीट कंट्रोल करना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर, और उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में, पनामा कैनल के बारे में, और ये इतनी ज़्यादा उभर के सामने क्यों आया ये टॉपिक। इसका रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं अमेरिका के, और 20 जनवरी को वो ओथ लेने वाले हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ उनसे किसी ने पूछा कि आप ग्रीनलैंड के बारे में और पनामा कैनल के बारे में, पनामा नहर के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम सोच रहे हैं, और काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं, कि क्यों ना हम ग्रीनलैंड को परचेज कर लें डेनमार्क से। ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो ग्रीनलैंड ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये डेनमार्क के अंदर आता है, या डेनमार्क के कंट्रोल में है ये द्वीप। जो पनामा कैनल है ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनल है, और इसके अंदर, इस नहर के अंदर दुनिया की जितना भी पर्यटन होता है, व्यापार होता है समुद्र के जरिए, उनमें से 5% जो व्यापार है वो इसी नहर के अंदर से निकलता है। तो अमेरिका चाहता है इस पर कंप्लीट कंट्रोल करना। अब वो कंप्लीट कंट्रोल करेगा कैसे? जब तक ग्रीनलैंड उसके पास नहीं होगा वो कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो पनामा नहर है इसको बनाया भी अमेरिका नहीं है। 1925 में इसको बनाया था, और तब इसकी लागत आई थी तकरीबन $708 मिलियन उस टाइम। मतलब आज की डेट में देखेंगे तो करीबन 100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो ग्रीनलैंड को परचेस करना अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि ट्रंप ने फर्स्ट टाइम बोला इस बारे में कि मैं ग्रीनलैंड परचेस करना डेनमार्क से। इससे पहले भी इसकी बातचीत हुई है। इसकी बातचीत 1914 में भी हुई है, 1950 में भी हुई है, और 1951 में अमेरिका को डेनमार्क ने बेचा तो नहीं है, बट वहाँ उनको एक बेस बनाने के लिए अलाउ कर दिया। यानी 1951 से ही यूएस का एक मिलिट्री बेस है ग्रीनलैंड के अंदर, जो इस पूरी पनामा नहर का जो भी पर्यटन है, जो भी यातायात है, या जो भी चीज़ जाती आती है, वो सबको नजर रखता है। बट ट्रंप इससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहते हैं कि क्यों ना हम ग्रीनलैंड को परचेस कर लें। इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं। एक तो वो चाहते हैं अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन को जोड़ने वाली जो नहर है उस पर कंट्रोल होना चाहिए यूएस का। रीज़न, क्योंकि यूएस ने बनाया है इसको। नंबर 2, वो चाहते हैं कि चाइना और रशिया जो इस एरिया में काफ़ी अपनी मजबूत स्थिति को मेंटेन कर रहे हैं, अमेरिका चाहता है कि उसको कमज़ोर करे, और इतनी बड़ी इंपोर्टेंट जो कैनल है उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करे, 100% कंट्रोल करे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इन फ्यूचर कभी लड़ाई होती है तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं वो, और ब्लॉक करने के बाद वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस को भी। ना सिर्फ सैन्य जोड़ पाएंगे, रोक पाएंगे, बल्कि बिजनेस को भी रोक पाएंगे या टोक पाएंगे जब भी उनका मन करे। अच्छा, ग्रीनलैंड अगर बिकता है तो क्या ये पहली चीज़ होगी? आंसर है नहीं। कुछ टाइम पहले, बल्कि कई साल पहले, अमेरिका ने रशिया से अलास्का खरीदा था। अलास्का जो एरिया है, जो पूरा उनका 50th स्टेट एक्चुअली अलास्का है, 50वीं स्टेट बोलते हैं अमेरिका उसको, वो उन्होंने रशिया से परचेज किया था। और रशिया ने क्या सोचा, जब उस टाइम होते थे सोवियत यूनियन, उन्होंने कहा अलास्का फालतू जगह है, बर्फ पड़ती रहती है, साल में 1 महीना मुश्किल से खुलता है, बाकी तो बर्फ में रहता है, कौन इसको मेंटेन करेगा, फालतू की चीज़ है, छोड़ दो उसको। और यूएस ने परचेज कर लिया। आपको जान के हैरानी भी दोस्तों, यूएस और रशिया की जो दूरी है वो मात्र 5 किलोमीटर की है दोस्तों, और साल में 5 से 6 महीने ये जो बीच का समंदर है ये एकदम जमा होता है, आइस होती है। यानी इट इज एक्चुअली पॉसिबल कि वॉक करके आप रशिया से चले जाए यूएस, या यूएस से वॉक करके आ जाए रशिया। एक छोटा सा दूर बीच पड़ता है हल्का सा, उसके अलावा इनमें कोई दूरी नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये तो नहीं बता दिया आपने, क्योंकि यूएस और रशिया की तो काफ़ी दूरी दिखाते हैं। वो दिक्कत ये है कि आप जो मैप देखते हो वो यूँ देखते हो फ्लैट, बट एक्चुअली धरती तो गोल है ना। तो जब वो मैच ऐसे करोगे तो यूएस और रशिया की दूरी एक जगह जहां अलास्का उनकी दूरी पड़ता है वहां सिर्फ 15 किलोमीटर की रहती है, या 5 किलोमीटर रहती है। ये डिपेंड करता है आप किस एंगल जाते हो। अगर सीधे जाते हो तो कम है, थोड़ा घूम के आ जाते हो, द्वीप को छोड़ देते हो तो थोड़ा जाता है, बट पॉसिबल है। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ 3 किलोमीटर भी दूरी है, ऐसा भी मानते हैं। वापस आते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। तो ग्रीनलैंड पे जो चर्चा है, तो ट्रंप से किसी ने पूछा कि क्या आप मिलिट्री यूज कर सकते हैं कब्जा करने के लिए। तो ट्रंप ने बोला नहीं, हम मिलिट्री यूज करने की नहीं सोच रहे हैं, बट हम सोच रहे हैं इसे परचेस करने के लिए। और हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा अगला स्टेट बन जाए जो यूएस के कमांड में हो, और हमारे कंट्रोल में हमें चाहिए ही चाहिए।
और हम डेनमार्क से इसके बारे में बात करेंगे। अब ट्रम्प जो है ना, लोग समझते हैं सरफराज इंसान है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो मजे मजे वाली बात कहता है जो उसे करनी है एक्चुअली में, वो लेके रहेगा इस बात को, और मिलिट्री यूज नहीं करेगा। वो डेनमार्क में बनाएगा ट्रैफिक। कौन सा ट्रैफिक? जो उनके या सामान या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हैवी ड्यूटी लगा देगा। तो डेनमार्क छोटा देश है, जब वो ज्यादा हैवी ड्यूटी लगेगी तो सस्टेन नहीं कर सकता, देन उन्हें परचेस के लिए या बेचने के लिए एग्री होना पड़ेगा। और वैसे भी ज्यादातर सिक्योरिटी रीजन जो कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड के अंदर, वो तो यूएस ही करता है, तो ज्यादा दिक्कत उनको आनी नहीं चाहिए। और हो सकता है कि 4 साल में आप देखें कि ग्रीनलैंड जो है इज एक्चुअली पार्ट ऑफ यूएस। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बारे में काफी। अगर वापस बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क को भी ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी जो कंट्रोल करना है ग्रीनलैंड को, तो उनको काफी खर्चा करना पड़ता है उसके लिए, काफी ज्यादा मेंटेनेंस में टाइम लगता है उनको। तो एक्चुअली डील पॉसिबल है, और पहली डील तो होगी नहीं। अगर सोवियत यूनियन बेच सकता है अलास्का को, तो डेनमार्क क्यों नहीं बेच सकता? और बेचने के बाद, जैसा मैंने बताया कि इस नहर पे कंट्रोल के बाद उनका पूरे बिजनेस पे कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा वो यूरोपियन यूनियन पे भी कंट्रोल करेंगे। और जैसा कि ट्रम्प की मानना है कि बहुत जल्दी वो नाटो को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या फंडिंग बराबर कराएंगे, बहुत जल्दी वो छोड़ने वाले हैं यूएस को, यानी कि यूरोपियन यूनियन को। ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सब चलते हुए ना, इसकी गुंजाइश लगती है कि काफी हद तक ये पॉसिबल है। लेट्स सी, ट्रम्प ये सिर्फ ये मजे लेने के लिए कहा है या एक्चुअली होने वाला है, क्योंकि बात चल रही है उसकी 1914 से, और आज आ गया है 2025। तकरीबन 90 साल निकल चुके हैं। हो सकता है कि सिर्फ बातों में रह जाए, लेकिन जैसे ट्रम्प को देख के लगता नहीं कि वो बातें करता है इंसान, वो काफी एफर्ट करता है, और करेगा तो हो सकता है हो जाए पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय प्रकट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।